नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को प्रणाम, राम राम। सभी साथी, हमने सामान्य विज्ञान स्टार्ट किया था, उसमें रसायन विज्ञान और अपना जीव विज्ञान का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम एक नए अध्याय भौतिक विज्ञान के साथ हाजिर हैं। और भौतिक विज्ञान के आपके 4 मुख्य टॉपिक लिखते हैं: बल एवं गति, कार्य एवं ऊर्जा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बल एवं गति। सबसे पहले सभी साथी, जो भी नए साथी जुड़ते हैं, जो भी पुराने साथी हैं, क्लास देखने के बाद आप अपना एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें, जिससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक है वो एकदम से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अपना ध्यान करते हैं आज अपने टॉपिक पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, बल एवं गति। देखिए, बल एवं गति की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले एक छोटी सी चीज हमें जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, राशियों के बारे में एक छोटा सा प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। तो बल एवं गति से पहले हम चर्चा करते हैं सदिश राशियां एवं अदिश राशियां। देखिए, सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती है, यानी ऐसी जो राशियां होती है जिसके अंदर परिमाण और आपके क्या हो, परिमाण परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण एवं क्या हो, आपकी दिशा दोनों हो, वे आपकी क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। जिनके मात्रात्मक हम ज्ञात कर सकते हैं, उनकी दिशाएं निश्चित होती है। जैसे कोई भी चीज आप देखते हो कि यानी कि आपका एक निश्चित मान आता है और उसकी एक दिशा होती है कि इस दिशा में जा रहा है, इतने न्यूटन का बल है, गति है। कोई भी हम चीज लगाते हैं तो वो चीज ध्यान करना है आपको, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो परिणाम एवं दिशा जिनके अंदर दोनों उपस्थित होते हैं। और अदिश राशियां यदि यहाँ बात करें, बल भी आपका इसमें आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर आपका क्या है, परिमाण और दिशा दोनों क्या होती है, निश्चित होती है। वे सारी की सारी राशियां क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। यदि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका विस्थापन है, आपका आवेग है, आपका संवेग है ना, ये तीनों है, आपका बल है, त्वरण है, आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसके साथ साथ एक विशेष तौर से ध्यान रखना, जिसके आगे कोणीय शब्द लिखा हुआ मिले, जैसे कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और कोणीय संवेग लिखा हुआ मिल जाए, वे भी क्या होती है, आपकी सदिश राशियां होती है। साथ ही साथ आप भार भी क्या होता है, आपका सदिश राशियां होती है, क्योंकि इसका निश्चित परिमाण और दिशा दोनों होती है। अदिश राशियां, देखिए अदिश राशियों के अंदर केवल क्या होता है, परिमाण होता है, यानी कि यहाँ दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। केवल आपको इसका मात्रात्मक ज्ञान होता है, इसकी दिशा का ज्ञान नहीं होता कि किस दिशा में चलते हैं, इनका कोई ज्ञान नहीं होता। केवल परिमाण के बारे में ये जानकारी देती है, वे अदिश राशियां होती है। उदाहरण के तौर पे यदि देखें हम, तापमान है, ऊर्जा है, समय है, कार्य है ना, आपकी चाल है, आवर्ती है, क्षेत्रफल है, घनत्व है, शक्ति है, दूरी है, विद्युत धारा है, दाब है, घनत्व है और आपका द्रव्यमान है। ये प्रमुख क्या होती है, आपकी अदिश राशियां। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका परिमाण भी होता है और प्लस में इसमें क्या होती है, दिशा भी होती है। ये अपवाद है, ध्यान करना। विद्युत धारा को आप इंपॉर्टेंट मानना कि विद्युत धारा के अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती है, लेकिन ये आपेक्षिक गति नहीं होती। आपेक्षिक क्या नहीं होती, इसमें गति नहीं होती, जिस कारण ये क्या प्रतीत होती है, अदिश राशियों के अंदर लिया जाता है। विद्युत धारा को सदिश क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अंदर परिमाण और दिशा तो होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपेक्षिक गतियां नहीं होती। आपेक्षिक गतियां न होने के कारण इसे किस प्रकार से रखते हैं, अदिश राशियों में। दूसरी हम विशेष बात करते हैं, यदि हम बात करें पहचान की, तो देखिए पहचान के अंदर थोड़े से अपवाद ध्यान रखना है। वह या व्यय वाली जितनी भी राशियां हैं वो सारी की सारी आपकी क्या होती है, सदिश राशियां होती है। जिसके अंदर वह या व्यय हो वो सारी की सारी क्या है, सदिश राशियां हैं। और इसका एकमात्र अपवाद किसको ध्यान रखना है, अपवाद है इसका एक ही, वो है आपका भार। जबकि यदि वह और इससे ध्यान रखें तो आपके 3 अपवाद हैं। कितने अपवाद हैं, आपके 3 अपवाद हैं, जो वह या व्यय होते भी क्या होती है, अदिश राशियां होती है। दाब है, घनत्व है और आपका द्रव्यमान है। तो हम सीधा सा याद रख सकते हैं द्रव्यमान और घनत्व की जब हम बात करते हैं। इसके साथ साथ और ध्यान रखना, एक आपका यहाँ देखना, अपवाद के अंदर जब हम बात कर रहे थे तो बल है, आपका संवेग है, इन सभी के अंदर वह आ रहा है, चुंबकीय वह है, वह है ना, त्वरण में वह है। तो सदिश राशियों के अंदर वह और वह यदि उपस्थित दिखाई दे
तो वो सदिश राशियां होती है। लेकिन अपवाद ध्यान रखना है, सदिश में केवल एक अपवाद है, वो किसका है, भार का। लेकिन अदिश राशियों के अंदर आपको 3 अपवाद देखने को मिलते हैं। दाब है, आपका घनत्व है और आपका द्रव्यमान है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा के अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती है। पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा के अंदर परिमाण और दिशा होती है, लेकिन वो क्या है, अदिश राशियां मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होती, अपेक्षिक गति नहीं होती है, उनके अंदर अपेक्षिक गति नहीं होती है। ठीक है, तो बल एवं गति की सबसे हम पहले बात करते हैं। तो सदिश और अदिश राशियों के बारे में जानना हमें जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बल यानी कि फोर्स। फोर्स वास्तव में क्या है? जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या वस्तु को क्या करते हैं, खींचते हैं, या कोई पिंड स्थित पिंड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई एक स्थित पिंड है, उस पिंड की स्थिति आकार के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, परिवर्तन करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, परिवर्तन। और इस परिवर्तन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको धक्का देना, या हम क्या कहेंगे, या तो धक्का देंगे या व्यक्ति अपनी ओर क्या करेगा, इसको खींचेगा। या तो हम इसको क्या देंगे, धक्का देंगे, या अपनी ओर क्या करेंगे, खींचेंगे। यानी कि पिंड की स्थिति में हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। तब हमें परिवर्तन के लिए उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, परिवर्तन के लिए हमें उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, एक बल लगाना पड़ता है। यानी फोर्स की आवश्यकता होती है, तभी हमें उसकी स्थिति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, किसी पिंड को धक्का देना या खींचना, किसी पिंड को धक्का देना और खींचना। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, धक्के देने की तुलना में खींचना हमेशा क्या होता है, आसान होता है। यदि आप जब किसी वस्तु को धक्का देते हो, उसकी तुलना में आप अपनी और किसी वस्तु को खींचते हो ना, वो ज्यादा आसान होता है। तो धक्का देने के अंदर कहने का मतलब है, जब आप धक्के की बात करोगे तो यहाँ बल ज्यादा लगेगा, और हम खींचने की बात करें तो इनके अंदर धक्के के अंदर बल है वो क्या है, बल ज्यादा लगेगा, और यहां बल है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यानी कि खींचना ज्यादा आसान होता है, कम बल के द्वारा भी हम वस्तु को खींच सकते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हमें बल ज्यादा लगाना पड़ता है। तो किसी पिंड या वस्तु को स्थिति परिवर्तन के लिए, या क्या कह सकते हैं, किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन या परिवर्तन का जो प्रयास किया जाता है, उसी प्रयास को हम क्या कहते हैं, बल या फोर्स कहा जाता है। यानी कि कोई पिंड या कोई वस्तु है, उसकी स्थिति में आप यदि परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको धक्का देना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, या उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल। तो ये इंपॉर्टेंट है, बल वह कारक है जो क्या क्या कार्य करता है, यहां से प्रश्न आउट हो सकता है। देखो, वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। दूसरा, उसके आकार और आकृति में भी क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। तीसरा, गति एवं गति की दिशा में क्या करता है, परिवर्तन। और कई बार ये जाता है कि गति की दिशा में यदि बल लगाया जाए, लगाने पर वृद्धि, यानी जो पहले से बल लग रहा है उसके ऊपर अगर और बल लगा दें, जो पहले से बल आरोपित है उससे ज्यादा एक बल और, भारी बल और लगा दें, यहां क्या है, कोई भारी बल और लगा दिया जाए, तो इसकी गति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लगाने पर क्या होती है, वृद्धि, गति में वृद्धि हो जाती है। या उसकी स्थिति में क्या हो जाती है, परिवर्तन जल्दी संभव हो जाता है। तो हम गति की दिशा में बल लगाने पर उस गति के अंदर क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, गति की दिशा को जल्दी परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें गति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, उसके आकार और आकृति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे स्प्रिंग को खींचना, उसका आकार चेंज हो जाएगा, है ना। किसी वस्तु का आकार और आकृति, साइज है, जैसे हम एक बेड सोफे की बात करते हैं तो उसका आकार है, यदि आप उसको बल दोगे तो संगुणित हो जाएगा। इसका अन्य उदाहरण है सिलेंडरों में गैस का भरना, भरते हैं तब भी हम उसके ऊपर क्या है, कोई ना कोई बल आरोपित करते हैं, बल के द्वारा गैसों में, सिलेंडरों में क्या भरी जाती है, गैस भरी जाती है। तो सीधा सा कारण है, वास्तविकता में बल क्या है, वह कारक है जो किसी की स्थिति में, किसी का आकार में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, और गति में क्या कर देता है, बदलाव कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बल। अब देखिएगा, जब हम बल की बात करते हैं तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था, और इसी न्यूटन के आधार पर इसका मात्रक का नाम भी रखा गया था। मात्रक का नाम क्या रखा गया, न्यूटन रखा गया था। अभी क्योंकि हम पढ़ते हैं बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। देखिए, वास्तव में बल का सूत्र देखें तो बल F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। m आपका क्या होता है, द्रव्यमान,
और ए आपका क्या होता है, त्वरण। और जो आपका द्रव्यमान है इसको हम किलोग्राम से लिखते हैं, और त्वरण होता है, ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका यदि हम मात्रक देखें, यदि मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी, ये इंपॉर्टेंट है। तो बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इस किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम MKS पद्धति या SI पद्धति के अंदर इसको क्या कहते हैं, न्यूटन कहा जाता है। क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं भी। MKS पद्धति में और SI मात्रक यदि इसमें पूछ लिया जाए, यदि आपको SI मात्रक पूछा जाता है, SI मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन। यदि आपसे CGS पद्धति में, CGS पद्धति के अंदर अगर हम बात करें तो CGS पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, डाइन। और डाइन का मतलब ये हुआ, किलोग्राम की जगह हम क्या लेंगे, ग्राम, और मीटर की जगह क्या लेंगे, सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इसको कहते हैं डाइन। ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, न्यूटन, ठीक है। और एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन। और यदि इसकी विमा पूछी जाए तो M1L1T-2 होती है। देखिए इसकी लंबाई M क्या होता है, द्रव्यमान होता है, L क्या होती है, लेंथ होती है, और T क्या होता है, आपका वेग में परिवर्तन में लगा समय। और त्वरण से भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। प्रारंभिक त्वरण और अंतिम त्वरण। जो आपका त्वरण है ये धनात्मक भी हो सकता है और आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। और ऋणात्मक जो होता है उसको हम बोलते हैं मंदन या मंदक। मंदन त्वरण या मंदक त्वरण बोलते हैं, इसको मंदक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपसे त्वरण का सीधा सूत्र, हम गति की जब बात करेंगे तो वहां त्वरण के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मात्रक पूछा जाता है, सीधा प्रश्न आ जाएगा। पिछली बार भी पूछा गया था संवेग का मात्रक। तो हम आवेग, संवेग, इनके छोटे छोटे सभी के मात्रक हैं, उन पर भी हम एक छोटी सी क्लास बना लेंगे, एक छोटा सी चर्चा कर लेंगे। जितने हमारे टॉपिक साथ साथ चलेंगे उनके साथ साथ हम क्या है आपको मात्रक के बारे में बताते रहेंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है एक न्यूटन में डाइन कितने होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। और CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। डाइन का सूत्र ये भी पूछा जा सकता है। यदि बल का सूत्र किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न दिया हो तो आपको ये भी दिया जा सकता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दिया जा सकता है। क्लियर। तो ये हो गया अपना इसके प्रमुख फॉर्मूले, सीधा सीधा सा पूछा जा सकता है, और फॉर्मूले पर कोई सवाल आ सकता है। यानी कि कोई प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि 10 किलोग्राम वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने के लिए त्वरण का मान दे दिया जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कई बार दे दिया जाता है। निश्चित मान देकर आपसे क्या उसका कोई न्यूमेरिकल भी छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इतने ग्राम की वस्तु को इस स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक का मतलब है पहले आपको त्वरण निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि इस त्वरण को जब आप निकालते हो मीटर पर सेकंड में, यदि आपको निकालना हो, हाउस पर हाउस में दे रखा हो तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए हम 5/18 का यूज करते हैं, ये भी ध्यान करना। यदि मान को किलोग्राम प्रति हावर में दे रखा हो, है ना, तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए 5/18 का भी यूज करते हैं। तो 2-4 जैसे नॉमेरिकल हम ज्ञात करते हैं तो वहां से आप सीधा सीधा नॉमेरिकल पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं बल के प्रकार। देखिए जब हम बल के प्रकार की बात करते हैं तो देखिएगा बल के मूल बल हैं जिनको हम परबल बल बोलते हैं, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो आपके पूरे ब्रह्मांड में होता है, और इसकी रेंज या परास होती है वो क्या होती है, अनंत। अगर एक चीज और देखें इसमें विशेष तौर से ध्यान रखना, यदि मैं इसको एक मानूं, इसको एक मानूं तो इसका मान होता है 10 की पावर 25, इसका मान होता है 10 की पावर 36, और इसका मान होता है 10 की पावर 38। यदि इस आधार पर देखें तो देखिए प्रबलता का क्रम यदि आप देखे जाए तो इसके आधार पर हम इसकी प्रबलता को देख सकते हैं। ये सबसे प्रबल है, फिर उसके बाद ये प्रबल है, ये प्रबल है, ये प्रबल है। तो प्रबल नाभिकीय बल के आधार पर हम देख सकते हैं कि सबसे प्रबल बल कौन हो जाएगा, प्रबल नाभिकीय बल। उसके बाद विद्युत बल, फिर दुर्बल, और सबसे कम हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। इसका एक मान लेके चले। और दूसरी बात देखिए दुर्बल बल कहाँ लगते हैं, नाभिकों के अंदर लगने वाले बल हैं वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल बल। लेकिन यहां देखना P का मतलब होता है प्रोटॉन और N का मतलब होता है आपका न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़कर जितने भी नाभिक फोर्स होते हैं उन पर लगने वाले बल क्या कहलाते हैं? दुर्बल नाभिकीय बल कहलाते हैं। विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय बल क्या होते हैं? जितने भी आवेशित कण होते हैं उन आवेशित कणों पर लगने वाला जो बल होता है वो आपका क्या कहलाता है? विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय बल। इसकी रेंज भी क्या होती है? अनंत होती है। और एक आता है प्रबल नाभिकीय बल, जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पर लगते हैं और जिसकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ से सीधा सा प्रश्न पूछ लेते हैं कि मूल बल कौन से होते हैं? तो आपके प्रकृति के अंदर मूल बल 4 प्रकार के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, और कई बार इसमें गुरुत्वीय बल भी बोल देते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन कई बार ये नाम लिखा हुआ भी मिल सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल। इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो ये आपके दुर्बल नाभिकीय बल हो गए, फिर विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय बल हो गए, फिर आपके कौन से हो गए? प्रबल बल हो गए। इसके प्रास के आधार पर हम देख सकते हैं कि ये इसमें प्रबलता का क्रम किस प्रकार रहेगा। तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रबलता घटेगी, और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो प्रबलता बढ़ेगी। तो प्रबलता का क्रम भी कई बार सीधा सा प्रश्न पुट आउट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है परिमाण के आधार पर, परिणाम के आधार पर देखिएगा संतुलित बल, यानी परिमाण के आधार पर यदि हम बात करें, परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर यदि हम बात करते हैं, परिमाण के आधार पर आपके जो बल होते हैं, ये जो बल है ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। इस चीज को भी आप ध्यान रखना, कितने प्रकार के होंगे आपके? 2 टाइप्स के होते हैं, और 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान करना। ये जो आपके 2 प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है संतुलित बल, पहला अपना होता है संतुलित बल, और दूसरा होता है असंतुलित बल। देखिए संतुलित बल जितने भी हैं जिनका परिमाण है वो क्या होता है? शून्य होता है। संतुलित बल क्या होते हैं? वैसी वस्तुओं पर लगते हैं जो स्थिर अवस्था में और स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। एक प्रकार से जड़ता का उदाहरण हम ले सकते हैं। तो संतुलित बल सभी बलों का परिमाण है वो आपका क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी जब हम किसी वस्तु पर दोनों तरफ से कोई बल लगाते हैं, एक तरफ धक्का देते हैं, खींचते हैं, या 2 बल लगाते हैं, उन दोनों बलों का परिमाण है वो क्या होता है? शून्य आता है। इस कारण ये जितनी भी वस्तु है वो क्या होती है? स्थिर होती है। परिवर्तन इनमें संभव नहीं होता, क्योंकि परिमाण जहां शून्य है वहां परिवर्तन संभव नहीं होता। जैसे हम मान लें कि F1 - F2, यदि दोनों का परिमाण क्या आ रहा है? 0, यहाँ कह सकते हैं कि F का मान है वो क्या आएगा? 0। समान बल लगाकर विपरीत खींचना, जैसे हम रस्साकसी का कोई खेल है और रस्साकसी के जितने भी प्रतिभागी हैं, यदि सारे के सारे प्रतिभागी एक जैसे बल लग रहा है दोनों तरफ समान, जैसे मान लें 300 न्यूटन के इधर 5 बच्चे हैं और 300 न्यूटन बैठ के ही इधर 5 बच्चे हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ रस्साकसी को खींचेंगे तो वो समान बल लगाएंगे, तो वो किसी भी साइड में, आप रस्साकसी के खेल के अंदर क्या है, वो रस्साकसी में समान प्रतिबल लग रहा है, इसलिए कि एक दिशा की तरफ बल न लगने के कारण वो रस्साकसी का खेल में आप एक दिशा की तरफ कोई भी विद्यार्थी या बच्चे नहीं जाएंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ समान बल और विपरीत खींचना होता है। तो यहाँ परिणामी बल, यदि तीनों बल, अगर कोई 1 2 3 4 बल जितने भी जुड़ते हैं, यदि उनका सभी का परिमाण है वो यदि शून्य आता है तो वे बल क्या कहलाते हैं आपके? ध्यान करना, कौन से बल कहलाएंगे? सारे के सारे बल है वो आपके क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे बल कहलाते हैं संतुलित बल। अब बात करते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल होते हैं उनका परिमाण शून्य नहीं होता, यानी कि उनका कोई ना कोई मान निश्चित आएगा, उनका कोई ना कोई संख्यात्मक मान, यानी उनका कोई ना कोई मान आपको जरूर प्राप्त होगा। यदि मान की हम जब बात करते हैं तो कोई ना कोई मान प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि वो क्या न हो, कभी भी शून्य नहीं होते, शून्य न हो। देखिए वस्तुओं का अधिक बल की ओर खींचना, जिस दिशा के अंदर यदि आपके 2 बल कार्य करें या 3 बल कार्य करें हैं, तो जिस दिशा में ज्यादा बल लगेगा वस्तु उसी की ओर क्या हो जाएगी? खींच जाएगी या उस ओर खिसक जाएगी। इसका क्या मतलब होता है? विराम अवस्था से गतिमान की ओर, यानी कि यहाँ वस्तु है वो विराम अवस्था में नहीं रहती, जबकि संतुलित वस्तुओं में क्या होती है? वस्तु क्या रहती है? विराम अवस्था में रहती है, और यहाँ विराम अवस्था में नहीं रहती। आकृति और आकार में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि हमें किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन करवाने के लिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं? असंतुलित बल लगाने पड़ते हैं। जिस प्रकार से एक वस्तु पर इधर की तरफ हम 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं और इधर हम 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो यहाँ बल का मान ज्यादा है, तो ये देखिए F बराबर F1 - F2 का मान कभी भी क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। यानी कि F का मान कभी भी क्या नहीं होता? 0। यहाँ F1 का मान ज्यादा है, F2 का मान कम है, तो इसका मतलब F1 की ओर वस्तु है वो क्या हो जाएगी? खिसक जाएगी, या F1 जितना बल ज्यादा लगेगा वस्तु उसी की ओर क्या हो जाएगी? आसानी से हम वस्तु को खींच सकते हैं, धक्का दे सकते हैं,
उस साइड में वस्तु में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो वस्तुओं में परिवर्तन के लिए हमें क्या चाहिए, वस्तुओं में परिवर्तन के लिए हमें असंतुलित बल आवश्यक रूप से चाहिए। तो संतुलित बल क्या करते हैं, वस्तुओं को यदि आपको स्थिर रखना है तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा, संतुलित बल। और यदि वस्तुओं को उसके परिवर्तन करवाना है तो हमारे लिए क्या जरूरी है, असंतुलित बलों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। और असंतुलित बल कभी भी क्या नहीं होते हैं, शून्य नहीं होते हैं, जबकि संतुलित बल है वो हमेशा क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं वस्तु के संपर्क के आधार पर, यानी कि दो वस्तुओं का संपर्क होना बहुत जरूरी है। वस्तु संपर्क के बिना, यानी कि जब क्या है, ये आपका कोई वस्तु है, ठीक है, और इसके साथ किसी न किसी प्रकार से इसके साथ क्या होना जरूरी है, संपर्क होना जरूरी है। यदि वस्तु के साथ संपर्क नहीं होगा तो उसके आधार पर हम दो प्रकार से कहते हैं, एक तो कहलाते हैं आपके संपर्क बल और एक कहलाते हैं आपके असंपर्क बल। असंपर्क बल में क्या होता है, केवल आकर्षण गुण होते हैं। असंपर्क बलों में ध्यान रखना, यहाँ क्या होता है, आकर्षण का गुण होता है। यहाँ सबसे प्रबल बात ये आती है कि यहाँ इसमें केवल केवल और केवल क्या होते हैं, आकर्षण के गुण होते हैं। जैसे आप उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या कहते हैं, बालों पर कंघी करने पर, बालों का उठना, या हम कह सकते हैं बाल खड़े हो जाते हैं। कई बार हम छोटे बच्चे होते थे तब प्रयोग करके देते थे, बालों में बार बार कंघी को रगड़ते थे या फिर किसी वस्तु पर रखते थे तो बाल है उसकी ओर क्या है, धीरे धीरे कुछ समय के बाद, जैसे हम किसी कपड़े को या किसी चीज को फटकते हैं तो उस वहां से आपको चमक उत्पन्न होती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो वो ध्यान रखना, तो उसमें क्या होती है, अचानक से क्या होता है, एक प्रकार का आकर्षण बनता है और उस आकर्षण के कारण क्या होता है, असंपर्क बल आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संपर्क बल। वस्तु पिंडों या सतहों में क्या होना जरूरी है, संपर्क होना है। जो वस्तु या पिंड जिस पर कोई बल लग रहा है उस बल के अंदर दोनों के बीच में क्या होना जरूरी है। जैसे मान लो कोई पिंड है और उस पर कार्यरत जो बल है, तो बल है और पिंड है, उस बल लगा रहे हैं उस पिंड पर, तो इसके अंदर दोनों के बीच में क्या होना जरूरी है, आपका संपर्क होना अत्यंत आवश्यक होता है। यानी कि लगने वाला बल वस्तु के क्या होना चाहिए, संपर्क में होना चाहिए, वस्तु संपर्क में होना चाहिए। देखिए उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जो आपका पेशीय बल है, घर्षण बल है, श्यान बल है, आरोपित बल है, लंबवत बल है, तनाव बल है और आपके स्प्रिंग बल है। ये इसके मुख्य उदाहरण है। पेशीय बल, घर्षण बल, श्यान बल, आरोपित बल, लंबवत बल, तनाव बल और आपके स्प्रिंग जो बल है, ये प्रमुख बल जो होते हैं वो कौन से बल कहलाते हैं, संपर्क बल। और यहाँ से एक सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा संपर्क बल नहीं है। अगर हम बात करें असंपर्क बल में, यानी बिना संपर्क कार्यरत जो बल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कि संपर्क में न होने पर भी लगा जो बल है वो आपका असंतुलित बल कहलाता है। यानी कि इसके अंदर विशेष प्रकार का आकर्षण का गुण होता है। जैसे हम चुंबक की बात करते हैं तो चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसी प्रकार से आप विद्युत, स्थिर विद्युत की बात करते हैं, है ना, तो इसके उदाहरण हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, या हम कह सकते हैं गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण और आपका गुरुत्वीय बल। इसके बाद में स्थिर वैद्युत बल या वैद्युत बल। इसके बाद में विद्युत चुंबकीय बल या चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, आणविक बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, वांडरवाल्स बल। ये जितने भी होते हैं, एक आपका आणविक बल है, अभिकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, नाभिकीय गुरुत्वीय बल है, स्थिर वैद्युत बल है, जो अभी एग्जाम्पल दिया था ये स्थिर वैद्युत बल का ही एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय बल है या चुंबकीय बल है, नाभिकीय बल है, आणविक बल है और इसके साथ अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल है, वांडरवाल्स बल है। और ये वांडरवाल्स बल है ये आपके गैसों पर लगते हैं, किसमें लगते हैं, गैसों में। तो ये जो प्रमुख बल हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके असंपर्क बलों की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये किसके अंदर आते हैं, आपके संपर्क बलों में। तो निम्न में से कौन सा संपर्क बल नहीं है, कौन सा असंपर्क बल नहीं है, इस प्रकार का एक छोटा सा प्रश्न इस डायग्राम से सीधा आ सकता है। ठीक है, तो सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय बल के नीचे है आपका आणविक बल, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं, नाभिक की बाद में है आपका आणविक। ठीक है, आणविक बल भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रत्येक, जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संपर्क बलों की बात कर लेते हैं।
संपर्क बलों के बारे में थोड़ी थोड़ी लाइनें हम पढ़ लेते हैं कि होते क्या हैं। देखिए इनमें से एक दो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की यदि बात करूं तो आपके 2 या 3 ही दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी की बुकों के साथ साथ अन्य का भी अध्ययन कर रहे हैं। मुख्यतः तो अधिकतर आप देख रहे हो अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ है उसमें क्या हुआ है, 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी बुक से पांचों के पांचों क्वेश्चन उठाए हैं और हमने जो क्लास दी है वहां से आपके प्रश्न उठाए हैं। और मैंने यहाँ पर जो एल्कोहल वाला प्रश्न पूछा हुआ है आप वहां जाके क्लास में देख सकते हैं। उसके नीचे मैंने एथेनॉल का एग्जाम्पल लिखा है और मेथेनॉल का और एथेनॉल का जो एग्जाम्पल लिखा है वैसे का वैसा क्या हुआ है, पुट आउट हुआ है। तो जितने भी नोट्स बनाए जा रहे हैं, हमने उत्तक वाला किया था उसमें हार्मोन वाला एक छोटा सा पार्ट रहता है, वो भी इसके क्लासों के बाद नेक्स्ट एक हार्मोन का एक अलग से क्लास आपको डाल दी जाएगी। एनसीईआरटी की बुकों से सीधे प्रश्न आते हैं, तो अधिकतर जो हमारी क्लास है वो एनसीईआरटी बुकों पर ही आधारित है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बुकों के अंदर हमारे मुख्य कौन सा दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है पेशियबल। देखिए पेशियबल क्या होता है, जब भी हम कोई ना कोई कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उसमें अवश्य कार्य करती हैं। चाहे हाथ की भुजाएं हो, पैर हो, आंख हो, कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियां क्या करती है, कोई ना कोई कार्य करती है। तो मांसपेशियों द्वारा लगाया गया जो बल है या फोर्स है वो आपका क्या कहलाता है, पेशियबल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वस्तु को धक्का देना या खींचना या उठाने के अंदर जब हम क्या करेंगे, हमारी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। इन सब में क्या होती है, मांसपेशियों और भुजाओं का प्रयोग होता है। क्या होता है, भुजाओं का प्रयोग होता है। तो इनके द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियों के द्वारा, भुजाओं के द्वारा जो बल लगाया जाता है उस बल को हम बोलते हैं पेशियबल। उदाहरण देखना, मनुष्य द्वारा भारी वस्तुओं को उठाना, जब मनुष्य भारी वस्तुओं को उठाएगा तो अपनी हाथ के प्रयोग कर रहा है, तो इसका मतलब मांसपेशियों का प्रयोग किया जा रहा है। घोड़े या बैल द्वारा गाड़ी को खींचना या बैलगाड़ी खींचने के अंदर क्या करता है, बैल या घोड़ा है वो गाड़ी को जो खींचता है तो खींचने के अंदर उसकी मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है। उसी प्रकार से भोजन का आहार नाल में आगे बढ़ना, ये ध्यान करना, भोजन के पाचन की जो क्रिया आती है, भोजन पाचन होता है, भोजन का जो पाचन होता है या भोजन का जो ग्रहण होता है, पाचन और जो भोजन ग्रहण करते हैं उस समय आहार नाल के अंदर क्या होती है, कर्माकुंचन गति होती है। कौन सी गति होती है, कर्मानुकुंचन, ये गति होती है। इस गति में एक क्या लगता है, आपका बल लगता है और इस बल के अंदर देखिए हमारी मांसपेशियों के द्वारा ही बल लगाया जाता है, इसलिए इसको मांसपेशियों के अंदर रखा जाता है। जैसे चलना, बैठना, उठना, है ना, उठने में लगा बल, या कह सकते हैं देखना, है ना, सुनना, इनके अंदर भी हमारे बल लगते हैं, देखना, सुनना। तो ये सारे के सारे मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल हैं, इसलिए इनको कौन से बल कह देते हैं, पेशीय बल कहा जाता है। तो ये सारे के सारे मांसपेशियों द्वारा निर्मित बल है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आरोपित बल। यानी कि इस आरोपित का मतलब होता है किसी वस्तु के वस्तु परिवर्तन में, यानी कि क्या है, परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, परिवर्तन के लिए वस्तु का स्थान परिवर्तन हो गया। यानी कि मान लीजिए आपको किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है, यानी कि वस्तु का जो स्थान परिवर्तन होता है, तो स्थान परिवर्तन होता है, उस स्थान परिवर्तन हेतु क्या किया जाता है, वस्तु का स्थान परिवर्तन हेतु हमें क्या करते हैं, वस्तु के स्थान परिवर्तन हेतु जब बात करते हैं तो वस्तु का जब भी स्थान होता है, स्थान में परिवर्तन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक बल लगाना पड़ता है। तो उसके ऊपर हम बल आरोपित करते हैं, बल लगाते हैं। तो ध्यान करना, एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल है वो आपका क्या कहलाता है, आरोपित बल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि हम उदाहरण के तौर पर ले तो देखिए, मनुष्य द्वारा संदूक या मेज को धक्का देकर क्या करना, खिसकाना। यानी कि हमें, हमारे पास कोई भारी वस्तु है, कोई मेज है या संदूक है, जब हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो व्यक्ति उस पर बल आरोपित करता है, यानी एक बल लगाता है, उसको हम बोलते हैं आरोपित बल। इसमें देखिए, इसके अंदर आरोपित किया जाता है, यानी कि अपनी शक्ति के अनुसार, अपने बल के अनुसार उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसका देते हैं। इसमें दो कंडीशन होती है, यदि लगाया गया बल वस्तु के बल से ज्यादा है तो वस्तु अपने स्थान से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, यदि नहीं है तो वस्तु हटती नहीं है। ठीक है, अब देखो लंबवत बल, इसके बाद बात करते हैं लंबवत बल। देखिए, किसी वस्तु के लंबवत लगाया जाता है, समानांतर यदि कोई बल लगता है तो उस बल के द्वारा, देखिए, किसी स्थिर वस्तु द्वारा अपने संपर्क में स्थिर वस्तु पर लंबवत लगाया गया एक सहायक बल क्या कहलाता है, आपका लंबवत बल कहलाता है। देखिए उदाहरण देखना, मेज पर रखी पुस्तक को मेज की सतह द्वारा पुस्तक के भार को क्या प्रदान किया जाता है, सारा। जब हम किसी मेज पर रखते हैं पुस्तक को, ये मान लीजिए आपकी मेज है, इस पर ये पुस्तक है, तो ये जो इसका समांतर जो लग रहा है, यानी इसके लंबवत जो बल लग रहा है उसको बोलते हैं लंबवत बल। ये इसको क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। देखिए तनाव बल,
नेक्स्ट आता है तनाव बल। देखिए विपरीत सिरों पर लगने वाला जो बल होता है वो आपका क्या कहलाता है, तनाव बल। और तनाव बल को हम क्या कहते हैं, तनाव बल का ही मतलब होता है खींचना, और खींचना भी क्या होता है, दोनों साइड से। जैसे हम किसी वस्तु को एक धागे से बांध कर लटका देते हैं, तो यहाँ देखिए ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, दोनों साइड में क्या लगता है, बल लगता है, जिसको खिंचाव या तनाव बोलते हैं। तो विपरीत दोनों सिरों पर लगने वाला जो बल है वो आपका क्या कहलाता है, तनाव बल कहलाता है। उदाहरण, केबल एवं रस्सी के सहारे वस्तु को लटकाना, किसी केबल के सहारे या वस्तु के सहारे हम वस्तु को लटका देते हैं, या कोई धागे के सहारे किसी चीज को, हल्की चीज को हम लटका देते हैं, तो वहां पर जो बल लगता है तो उसमें क्या आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तनाव आ जाता है। जैसे स्प्रिंग पर किसी चीज को लटकाते हैं तो स्प्रिंग में भी क्या आ सकता है, तनाव आ सकता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, तनाव बल कहलाता है। अब देखिएगा स्प्रिंग बल, संपीड़ित या खिंची हुई स्प्रिंग द्वारा जो बल लगाया जाता है, यानी कि जब हम बल क्या कहता है, जब हम जो आपका स्प्रिंग है उसको खींचते हैं या उसके अंदर दाब देते हैं, उसको संपीड़ित करते हैं, खींचते हैं, तो स्प्रिंग के अंदर ही एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है, उस बल को हम बोलते हैं स्प्रिंग बल। देखिए इसी प्रकार से जैसे उदाहरण लेते हैं सोपे, ट्रेपोलिन। ट्रेपोलिन देखिए एक बच्चों के खेल का एक छोटी सी आती है, बच्चों को खेलने वाला, हम कह सकते हैं छोटी कुर्सी टाइप। जैसे बच्चा, जैसे आप बहुत सारे चीज देखते हो तो बच्चा इसके ऊपर छलांग लगाता है तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, इसके आकार में क्या होता रहता है, परिवर्तन होते रहता है स्प्रिंग की भांति, उसको हम बोलते हैं ट्रेपोलिन। जैसे सोफे होते हैं तो कुछ सोफे पर जैसे उसमें दबाव डालते हैं तो वो एक स्प्रिंग की भांति व्यवहार करता है, तो उस बल को बोलते हैं स्प्रिंग बल। देखिए इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट है श्यान बल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए दरों की जो परतें हैं उन परतों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो बल क्या कहलाता है, श्यान बल कहलाता है। कि दरों की जो जितने भी परतें हैं उन परतों के मध्य जो बल लगता है उसको श्यान बल कहते हैं। ध्यान करना, ये जो दरों के प्रवाह का गुण है उस गुण का क्या करता है, विरोध करता है। द्रव बहता है ना, उस बहने के गुण का ये क्या करते हैं, श्यान बल है वो विरोध करता है, और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, श्यानकता कहते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है, श्यानकता कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर श्यानकता में तीन चीज इंपॉर्टेंट है। जितने भी आदर्श द्रव होते हैं उन आदर्श द्रव की श्यानकता क्या होती है, शून्य होती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि उनके अंदर अपेक्षित गति नहीं होती। जो आदर्श द्रव होते हैं वो गति नहीं करते हैं, और आदर्श द्रव के अंदर सापेक्षिक गति नहीं होने के कारण उसमें क्या होता है, द्रव की श्यानकता क्या होती है, शून्य होती है। यदि श्यानकता की बात करें तो अधिक श्यानकता वाले द्रव और कम श्यानकता वाले द्रवों का सीधा सा प्रश्न पुट आउट हो सकता है। देखिए जिनकी श्यानकता कम होती है, देखिए जैसे पानी है, एल्कोहल है और तेल है। जो अधिक श्यानकता की यदि बात करें तो शहद है और आपका ग्लिसरीन है। यानी कि कहने का मतलब है जो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म के अंदर, यानी जो गाढ़ापन है, गाढ़ापन क्या करता है, निर्धारित करता है कि श्यानकता कम है या ज्यादा है। जिनके अंदर गाढ़ापन कम होगा उनकी श्यानकता क्या होगी, अधिक होगी, और जिनके अंदर गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा उनकी श्यानकता क्या हो जाती है, बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी श्यानकता है ना, श्यानता है वो समानुपाती है किसके, गाढ़ेपन के। यानी गाढ़ापन बढ़ेगा तो आपकी श्यानता बढ़ती है। ठीक है, तो अधिक द्रव वाले जितने भी हैं, अधिक श्यानता वाले द्रव हैं वो क्या होते हैं, जिनमें गाढ़ापन कम होता है। जैसे पानी, एल्कोहल, तेल एवं बात करें अधिक द्रव जिसके अंदर जिसकी श्यानकता क्या हो, कम हो, तो कम किस में होगी श्यानता, तो यानी गड्ढेपन पर बात करते हैं। थोड़ा सा दोबारा इसको देख लेते हैं भाई, ध्यान करना, यहाँ से दोबारा बता देता हूँ कि जो जितना गाढ़ापन होगा श्यानकता उतनी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब ये हुआ, दोबारा देखना, इसका मतलब ये हुआ जो आपकी श्यानता है वो गाढ़ेपन की व्युत्क्रमानुपाती होगी भाई। यानी गाढ़ापन बढ़ेगा तो आपकी श्यानता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और गाढ़ापन यदि कम होगा तो श्यानता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अधिक श्यानता वाले अगर प्रश्न पूछा जा सकता है, पानी, एल्कोहल और तेल है, इनकी श्यानता है वो ज्यादा होती है तुलना में किसके, शहद और ग्लिसरीन जैसे द्रव की तुलना में इनकी श्यानता ज्यादा होती है, इनकी श्यानता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इनके अंदर गाढ़ापन क्या है वो ज्यादा होता है। तो श्यानता बल का सीधा उदाहरण पूछा जा सकता है। श्यान बल किस में पाया जाता है, श्यानता बल है, और श्यान बल है वो आपकी क्या है, द्रव का मुख्य गुण होता है। और आपसे पूछ ले श्यान बल किस में नहीं होता, तो ठोस एवं गैसों के अंदर ये उपस्थित नहीं होता, ठोस एवं गैसों में ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो यहाँ से भी सीधा प्रश्न पुट आउट करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारी जो प्रमुख है बलों के प्रकार और प्रकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
और संपर्क बल में एक सबसे इंपॉर्टेंट बल रहता है आपका घर्षण बल। तो घर्षण बल और इसके बाद में असंपर्क बल जो मुख्य एनसीईआरटी बुकों के आधार पर कौन कौन से असंपर्क बल हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद सभी को। तो सभी साथी एक बार क्लास को देखने के बाद अपना एक कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।